तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी हिस्ट्री माइनर सेमेस्टर 5 का सिलेबस एंड नोट्स। ये 37 पेज का पीडीएफ है। इसमें आपका सिलेबस दिया गया है और नोट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी लोग हिस्ट्री को माइनर पेपर के रूप में रखे हैं, मैक्सिमम लगभग 80% कैंडिडेट हिस्ट्री को माइनर पेपर के रूप में रखे होते हैं, ठीक है। तो माइनर पेपर 1C इसमें पढ़ना है 650 ईस्वी से लेकर के 1707 तक का इतिहास। मतलब भारत का 650 से लेकर के 1707 के बीच में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको इसी पेपर में पढ़नी है, ठीक है। इसका सिलेबस देखिए तो सबसे पहले आ जाता है कोर्स का स्ट्रक्चर में यूनिट 1, जिसमें आपको पढ़ना है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि राजनीतिक विकास क्या क्या होता है पूरा जानना है। इसमें आपको प्रतिहार वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में जानना है। फिर जानना है अरब के बारे में, ठीक है। अरबों ने जब सिंध पर आक्रमण किया, ठीक है, उसका क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट आपको जानना है क्या, तो गजनी और मोहम्मद गजनी गौरी ने जब आक्रमण किया भारत पे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट आता है यूनिट 3, जिसमें क्या पढ़ना है, एमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत एंड प्रोविंशियल डायनेस्टीज। तो देखिए यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के वंशज के बारे में पढ़ना है। थोड़ा सा आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें देखिए, तो इसमें आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है क्या, तो आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। आपने नाम सुना होगा विजयनगर साम्राज्य, हरिहर बुक्का राय, ठीक है, बहमनी साम्राज्य, इन सब के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट 3 में क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट 3 देखिए आपको इससे पता चलता है कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे पढ़ना है मुगल एम्पायर के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़िएगा स्ट्रगल फॉर द एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि उत्तर भारत में किस तरह से मुगलों ने आक्रमण किया, बाबर, हुमायूं, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है शेर शाह के बारे में, शेर शाह सूरी का नाम सुने होंगे, शेर शाह का प्रशासनिक सुधार के बारे में पढ़ना है। अकबर के बारे में पढ़ना है, अकबर के क्या क्या काम किया, अकबर की राजपूत नीति कैसी थी, अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी, ठीक है। नेक्स्ट अगला पढ़ना है आपको डेक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन कैसे होता है, अंत कैसे होता है। फिर पढ़ना है आपको यहाँ पे राइज ऑफ द मराठा पावर, यानी कि मराठा शक्ति का उदय कैसे होता है, जिसमें शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हाल फिलहाल में एक मूवी भी आई है जो कि काफ़ी फेमस है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए इन सब टॉपिक को कवर करके हम लोग सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रेडी करते हैं, देन हम लोग करेंगे यहाँ पे 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो हमारा यूनिट 1 शुरू होता है और यूनिट 1 सबसे पहले आ जाता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले कवर करते हैं। प्रतिहार वंश का प्रमुख शासक कौन था, हु वाज अ प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द प्रतिहार डायनेस्टी। तो देखिए मिहिर भोज का आपने नाम सुना होगा। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था, यानी कि सबसे फेमस। देखिए आपके भी फैमिली में कोई एक पर्सन होगा जो बहुत फेमस होगा, उसी तरह से प्रतिहार वंश में सबसे ज़्यादा फेमस कौन था, मिहिर भोज। नेक्स्ट पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो पाल वंश की राजधानी थी कहाँ पे, मुद्रागिरी, और इसको जो है आप मुदगल भी लिख सकते हैं। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल, गोपाल का आपने नाम सुना होगा, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला जाता है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग आपने नाम सुना होगा, हु फाउंडेड द राष्ट्रकूट डायनेस्टी, दंती दुर्ग, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और ये सब जो है ना, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, ठीक है, ये सब कहाँ के थे, तो ये सब साउथ इंडियन थे, साउथ इंडियन, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। चोल वंश का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था, अंडर विच रूलर डिड द चोला रीच देयर जेंटी, ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा वर्ड पढ़ा, ठीक है, जेनिथ, सॉरी, ठीक है। तो चोल वंश का उत्कर्ष जो है, मतलब चोल वंश का प्रारंभ किस राजा ने किया था, तो राजराज प्रथम, आपने नाम सुना होगा, राजराज प्रथम, ठीक है। और चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, विजया चोल, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे अगला, त्रिराष्ट्र संघर्ष का कारण क्या था, तो 3 गो देश, मतलब 3 गो राज्य जो है आपस में लड़ रहा था साउथ के, ठीक है, बहमनी, गोलकुंडा और क्या था नाम यार, ये सब, ठीक है।
तो वो सब आपस में संघर्ष कर रहे थे। एक जगह था कन्नौज, कन्नौज पे अधिकार करने के लिए तीन को राज्य जो है, तीन राजाएं आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, साउथ इंडिया के। नेक्स्ट, त्रिपक्षीय संघर्ष भी इसको कहा जाता है या त्रिराष्ट्र संघर्ष कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंध पर आक्रमण किसने किया? तो सिंध पर आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? अरब। सिंध पर अरब आक्रमण किसने किया? अरब से आया था, ठीक है। नेक्स्ट, अगला जाता है अरब आक्रमण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा? तो देखिए, जब अरब लोग आक्रमण किया, मोहम्मद बिन कासिम हो गया, चाहे मोहम्मद गौरी हो गया, गजनवी हो गया, ये सब जितने भी हैं, ये सब जो आक्रमण किए ना, इस्लाम संस्कृति को अपने साथ लेते आए, ठीक है। सॉरी, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे बहुत सारे दोस्त इस्लाम भी हैं, ठीक है, तो मैं सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो इस्लाम संस्कृति का जो है पहले भारत में नहीं था, बाद में जब ये अरब आक्रमणकारी आए हैं भारत में, तो अपने साथ इस्लाम धर्म को लेते आए। बाद में फिर मुगल साम्राज्य और ज़्यादा इस्लाम, और दिल्ली सल्तनत लगभग 500-600 साल पूरा इस्लाम का पूरी तरह से पूरे भारत पे कब्जा था, ठीक है, अंग्रेजों से पहले। और इस्लाम वैसा कुछ भारत पे नुकसान नहीं पहुँचाए, लेकिन जो ही अंग्रेज आते हैं तो पूरी तरह से तबाह तहस नहस करके रख देते हैं ना। इस्लाम जो है भारतीयों के साथ घुल मिल गए थे, एकदम अपना जैसा, ठीक है। कुछ कट्टर थे, जैसे कि औरंगजेब एक कट्टर था थोड़ा सा, चलिए, तो एक दो का एक्सेप्शन हो ही जाते हैं। मोहम्मद गजनवी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी कितनी बार करता है आप सबको मालूम है, कितना बार? 17 बार, ठीक है, 17 बार मोहम्मद गजनवी करता है। नेक्स्ट, अगला आ जाता है गौरी आक्रमण का मुख्य परिणाम क्या था? तो मेन रिजल्ट ऑफ गौरी इन्वेशन, तो देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का साथ जब आ रहा था आक्रमण करने, तो अपने साथ इसका एक गुलाम था, गुलाम का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है। और मोहम्मद गौरी आता है अपना गुलाम को लेकर, गुलाम इन द सेंस कि उसका पर्सनल असिस्टेंट था, पीए था। अब पीए क्या करता है? यहीं पे रह जाता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुब मीनार का काम शुरू कर देता है, ठीक है। बाद में फिर जो है पूरी तरह से यह कब्जा जमा लेता है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, गुलाम वंश की स्थापना, जिसको ममलुक वंश भी कहा जाता है। अब आ जाता है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, 1206 से 1526 जो समय आता है ये दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि 1526 से फिर मुगल एम्पायर शुरू हो जाता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, ठीक है। तो 1206 से 1526 मतलब लगभग 300 साल जो है कौन शासन करते हैं? दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का अब टाइम आता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके साथ आया था? गौरी के, मोहम्मद गौरी के साथ, ठीक है। एक मिनट, एक लड़की फ़ोन कर रही है। तो आपको मालूम होगा कि मेरे आंख में चश्मा लगने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग कुछ बात कर रहे थे, ठीक है। मेरा माथा दर्द कर रहा है, ज़्यादा मोबाइल आप लोग के यूट्यूब के काम में ना मोबाइल और लैपटॉप में लगा रहना पड़ता है, तो 10 घंटा 12 घंटा मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, इस कारण माथा दर्द कर रहा है, तो अब चश्मा लगने वाला है मेरा, हाँ, ठीक है। एक टाइम के होता ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगला है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी ने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था, परंतु बीच में ही मर जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तब जो है इस काम को इल्तुतमिश पूरा करता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला जाता है इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा जारी की? अच्छा, ये जो इल्तुतमिश है ना, इसका दास होता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होता है इल्तुतमिश, और इसका दास होता है। नेक्स्ट, और इल्तुतमिश की फिर बेटियां होती है रजिया सुल्ताना, नाम सुने होंगे आप, ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासिका, ठीक है। इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा जारी की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया, उसके बाद कौन आया? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने टंका और जिंतल, ठीक है, तांबे का टंका और चांदी का जिंतल जारी करता है, और ये क्या था? मुद्रा था, उस टाइम पे ये पैसा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। एक होता है जलालुद्दीन खिलजी, एक होता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। एक होता है जलालुद्दीन खिलजी, एक होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ठीक है, इसका भतीजा होता है जलालुद्दीन खिलजी, सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी होता है
जलालुद्दीन खिलजी, उसका भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। ये अपने चाचा को मार के, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने चाचा को मार के खुद गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मार के खुद गद्दी पे बैठता है। ठीक है, शासन सुल्तान। नेक्स्ट, बाजार नियंत्रण किस सुल्तान ने लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण लागू किया था। ठीक है, और इस तरह से कि बाजार में कोई भी व्यक्ति क्या न कर सके, करप्शन न कर सके। ठीक है, मतलब चोरी ना कर सके, बेईमानी ना कर सके। अगर आप 2 किलो का डंडी मारेंगे तो आपके शरीर से 2 किलो का मांस काट लिया जाएगा। ऐसा रूल था इनका। ठीक है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ग्यासुद्दीन तुगलक, नाम सुना होगा आपने। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब आ जाता है मुद्रा प्रयोग की नीति किस सुल्तान ने अपनाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने मुद्रा प्रयोग की नीति अपनाई, यानी कि करेंसी इन लोग जो है सिक्का का प्रचलन शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, खिलजी वंश, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी खान। अब आता है यहाँ पे लोदी वंश। तो लोदी वंश के अंतिम शासक कौन थे? इब्राहिम लोदी। और यही इब्राहिम लोदी को मारता है 1526 में बाबर, और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर तथा बुक्का राय ने की 1336 ईस्वी में। और विजयनगर साम्राज्य जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था, और सबसे फेमस राजा थे इनका कृष्णदेवराय। नाम सुने होंगे कृष्णदेवराय। उनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है अमुक्त माल्याद, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी या कहाँ थी? तो गुलबर्गा जो है बहमनी राज्य की राजधानी थी, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, अब आता है यूनिट 3 मुगल एम्पायर। देखिए यहाँ पे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के जरिए आपका बेस मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, न्यू। तो यहाँ पे आ जाता है प्रथम पानीपत का युद्ध कब होता है? व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? तो प्रथम पानीपत का युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच में? अभी मैंने बताया, अब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम सम्राट अब्राहिम लोदी को मारता है और हराता है कौन? बाबर। ठीक है, बाबर अफगानिस्तान काबुल होते हुए आता है और पहली बार भारत में तोप का प्रयोग करता है 1526 में। लोदी वंश का अंतिम सम्राट, जो उससे पहले दिल्ली सल्तनत का शासक था, उसको मारता है और भारत में बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अब आ जाता है मुगल साम्राज्य 1526 में। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन बना गया? बाबर। नाम सुनने से लगता है बेटारी खूंखार आदमी बाबर। तो बाबर, अब बाबर आ जाता है, बाबर का बेटा होता है हुमायूं। ठीक है, हुमायूं को किस शासक ने पराजित किया? बाबर बहुत तेज था, लेकिन उसका बेटा हुमायूं जो है वो उतना तेज नहीं होता है, मतलब थोड़ा डरपोक हम बोलेंगे। तो हुमायूं जो है ना, बिहार का एक व्यक्ति है शेर शाह सूरी। ठीक है, इनका नाम था फरीद खान, ये भी खान ही है, फरीद खान। तो बिहार में रहते थे फरीद खान, सासाराम बिहार में। अब बोला जाता है कि भाई कि एक बिहारी सोपे भारी तो ये बोलता कौन हुमायूं है रे भाई तुम आई? तो शेर शाह सूरी गया। ठीक है, दिल्ली के शासक है हुमायूं, समझ रहे हैं, बाबर का बेटा। शेर शाह सूरी आता बिहार से और बोलता क्या बोलता है? भाग BS के, और इसके बीच में युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 1539 में युद्ध होता है। पूरा घमासान युद्ध होता है। इसको चौसा का युद्ध कहा जाता है। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। कब होता है? 1539 में। किसके किसके बीच? बाबर का बेटा हुमायूं और बिहार का शेर शाह सूरी के बीच में। अब बिहार का शेर है भाई शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरी जीत जाता है। ठीक है, 1539 में जो युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में, इस युद्ध में शेर शाह सूरी जीत जाता है। ठीक है, ये शेर शाह सूरी जो है बचपन, इसका वास्तविक नाम क्या है? फरीद खान। फरीद खान, ये फरीद खान जो है ना भाई शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि भाई बिहार का लाल है ठीक है, तो बचपन में फरीद खान एगो शेर को मार गिराया था। ठीक है, इसके गांव में एक शेर आ गया था और इस शेर को मार गिराया था। आप बोलते हैं वाह सागर भैया आप मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं। नहीं रे भाई, मैंने किताब में पढ़ा था 12th क्लास में, तो उसी टाइम बचपन से ही इसको शेर शाह सूरी का नाम दे दिया गया। ठीक है, सासाराम बिहार का रहने वाला था। समझ गए?
और इसी ने सबसे पहले जीटी रोड बनाया था। जीटी रोड आपने नाम सुना होगा, ग्रांड ट्रंक रोड, सबसे पहले किसने बनाया? शेरशाह सूरी। जो पिच रोड होता है ना काला काला वाला, जो अभी पूरे भारत में फैला हुआ है, ये सबसे पहले किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। तो ये मत सोचिएगा कि बिहारी केवल लिटरेसी रेट में पीछे है, नहीं, बिहारी आगे भी है भाई, ठीक है। और आपने नाम सुना होगा झारखंड का शेफील्ड, जिसको भेंड्रा के नाम से जाना जाता है, भेंड्रा, ठीक है, ये बोकारो जिला में पड़ता है, झारखंड का शेफील्ड। यहाँ से शेरशाह सूरी जो है अपना तीर, तलवार, कमान, ठीक है, भाला, ये सब मंगवाता था। चलिए, काफ़ी ज़्यादा डिटेल हो गया ना। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद खान था, ठीक है, अभी मैंने बता दिया। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व व्यवस्था। अच्छा, ये तो रोड बनाया ही, ये जो है ना जमीन को बहुत अच्छा कर दिया था, खेती के लिए टैक्स बहुत अच्छा लगाया था, और तालाब वगैरह बनवाए थे, ठीक है, और कितना टैक्स लिया जाए ये सब पे बहुत काम किया था। मतलब भूमि का राजस्व नीति पे बहुत अच्छा काम किया था शेरशाह सूरी, ठीक है। अब जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है, उसके बाद फिर हुमायूं आता है भारत, नहीं तो भारत छोड़ के वो भाग जाता है अफगानिस्तान साइड, ठीक है। अब जब हुमायूं फिर से आता है तो उसका बेटवा होता है अकबर, ठीक है। अकबर 12 साल की उम्र में हुमायूं मर जाता है दिन पनाह की सीढ़ियों से गिर के। तब उस टाइम पे अकबर होता है 12 साल का, ठीक है। अकबर 12 साल का होता है, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दे रहा हूँ। अकबर 12 साल का होता है, उसके सेनापति थे, हुमायूं का सेनापति था कौन? तो हुमायूं का सेनापति था, क्या नाम है सबको मालूम है? बैरम खान। बैरम खान जो है, हुमायूं बोलता है कि देखो बैरम, मैं तो उतना तेज नहीं हूँ, ठीक है, और मेरा बेटा भी अभी छोटा है, ठीक है अकबर, तो ऐसा करना कि मेरा बेटा का रक्षा करना। तो इसका सिपाही था, मतलब सेनापति, बैरम खान के भरोसे जो है देके हुमायूं मर जाता है। अब बाबर जो है 1526 में प्रथम युद्ध होता है बाबर के समय में, पानीपत का। दूसरा युद्ध होता है 1500 कब? 1526 1556 में। 1556 में होता है दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध। बाबर और अकबर ने किसको हराया? अकबर ने हराता है, यार मैं भूल रहा हूँ, मराठों को हराया, ठीक है। तो 1526 में अकबर जो है पानीपत का दूसरा युद्ध जीत जाता है, मात्र 14 या 12 वर्ष का उम्र था, ठीक है। और मेन युद्ध जो है ना अकबर का सेनापति लड़ता है बैरम खान। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर लड़ता है। अब अकबर एक चीज़ करता था, जब बड़ा हो गया अकबर, तो अकबर एक चीज़ करता था कि जिसके साथ हम लड़ सकते हैं, जीत पाएंगे, उसके साथ लड़ाई करेंगे, और जिससे हम जीत नहीं पाएंगे उससे हम शादी ब्याह कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ब्याह कर लेंगे, ब्याह, ठीक है। तो अकबर जो है राजपूतों से लड़ जीत नहीं पाता था, इस कारण वो सोच लिया था कि हम राजपूत को तो जीत नहीं पाएंगे, राजपूत लोग राजस्थान में रहता है, तो उससे हम लोग वैवाहिक संबंध बनाएंगे, ठीक है। तो अकबर की राजपूत नीति की विशेषता क्या थी? समन्वय और सहयोग, उससे वैवाहिक संबंध बना लेता था अकबर, ठीक है। राजपूत यानी कि सिंह, और यह क्या है? इस्लाम। तो देखिए भाई, पॉलिटिक्स में जंग क्या बोलते हैं, प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है, तो ये तो सब कुछ जायज़ कर देता है, ठीक है। दीन ए इलाही किसने शुरू किया? तो अकबर बहुत अच्छा आदमी था, दीन ए इलाही धर्म शुरू किया, और यह बोला कि भाई आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की? तो मनसबदारी प्रथा अकबर ने लागू की, ठीक। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या है? उत्तराधिकार में संघर्ष। अब जब अकबर के बाद होता है उसका बेटवा, क्या नाम है? सबसे पहले बाबर, हुमायूं, फिर अकबर। अकबर का बेटा आता है जहांगीर, जिसको सलीम कहा जाता है। एक गाना भी आया था, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली ना। तो कौन आता है? सलीम, जिसको जहांगीर कहा जाता है। जहांगीर नॉर्मल व्यक्ति था, उतना स्मार्ट नहीं था। जहांगीर का बेटा आता है शाहजहां, जिसने ताजमहल बनाया। और शाहजहां का जो बेटा होता है दारा शिको, क्या क्या नाम था, ठीक है, औरंगजेब, और मतलब जितना भी था 3-4 वो था, आपस में लड़ मरता है, और वहीं से जो है कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, औरंगजेब अंत में सभी भाइयों का, जो जहांगीर शाहजहां था उसका सब बेटा में औरंगजेब थोड़ा खुरापाती वाला था, तो औरंगजेब सबको मार के अकेले राजा बनता है, ठीक है। और मुगल साम्राज्य का फिर अंत शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे आता है मराठा शक्ति के संस्थापक कौन थे? फाउंडर ऑफ मराठा पावर। तो शिवाजी जो है, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा शक्ति के संस्थापक थे, ठीक है।
नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 ईस्वी में होता है। ठीक, शिवाजी यानी कि वर्तमान जो है महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य, ठीक है, उदय होता है। अब आता है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़, ठीक है, महाराष्ट्र में ही पड़ता है। यह क्या था? शिवाजी की राजधानी थी। अष्टप्रधान परिषद क्या था? तो शिवाजी के मंत्री परिषद अष्टप्रधान नाम से जाने जाते थे। चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? तो चौथ और सरदेशमुखी ये जो है ना टैक्स का प्रकार था, राजस्व कर वसूली, ठीक है। शिवाजी की नौसेना का उद्देश्य क्या था? तो शिवाजी ने नौसेना बनाया और इसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेवी? छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। भारतीय नौसेना के संस्थापक कहे जाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज। और समुद्री सुरक्षा, ठीक है, मेरीटाइन सेफ्टी शिवाजी महाराज ने शुरू किया, इसी कारण से इंडियन नेवी के फादर वही कहे जाते हैं, ठीक है। मराठा प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? की फीचर्स ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन? तो केंद्रीकृत लेकिन कुशल व्यवस्था, ठीक है, मतलब कि सेंटर्ड था और हैप्पी था इनका सिस्टम। अब यहाँ पे हम लोग 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं केवल क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, बाकी आंसर आप लोग खुद PDF ज्ञान सागर ऐप से ले लीजिएगा, ठीक है। ज्ञान सागर ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, और अगर कोई दोस्त लिया है तो उसको मांग लीजिएगा, डाउनलोड करके वो दे देंगे, ठीक है। अपलोड है ऑलरेडी सारा। पहला है क्षेत्रीय राजनीति की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट एवं चोल राज्यों के संदर्भ में विवेचना कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सभी जितना है वंश का बता दिया गया है, पाल का, प्रतिहार का, राष्ट्रकूट का, चोल का एक साथ, ठीक है, ताकि किसी के भी बारे में पूछे आप थोड़ा सा विस्तार से लिख सकें। नेक्स्ट, बाकी डिटेल में आप खुद भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ मेरे भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। सिंध पर अरब विजय की प्रकृति एवं भारत पर उसके प्रभावों का विश्लेषण करें, ठीक है। यानी कि सिंध पर अरब आक्रमण जो करते हैं और वो विजय हो जाते हैं अरब वाले, तो इसका क्या कारण था, क्यों आक्रमण करते हैं सिंध पे अरब वाले, ठीक है। और जब आक्रमण कर ही लेते हैं तो क्या प्रभाव होता है, वही मालूम है कि इस्लाम धर्म का प्रचार होने लगता है, ठीक है। बहुत सारा धन ले जाता है गजनी और गौरी, मोहम्मद गजनी और महमूद गौरी आक्रमण की प्रकृति एवं भारत पर उनके प्रभाव का विवेचना करें। और आपको मालूम है 1025 में 17 बार आक्रमण करता है, सोमनाथ के मंदिर को लूट जाते हैं जो कि गुजरात में है, ठीक है। और फिर एक वो युद्ध यहाँ पे बहुत फेमस युद्ध होता है, मैंने बताया ना, भूल गया 1 मार्क्स वाले में, 1191 और 1192। आपने 2 युद्ध का नाम सुना होगा, तराइन का युद्ध 1191 एंड 1192। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 को और तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 को। आपने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, अक्षय कुमार ने एक मूवी भी बनाई है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। तो इसमें क्या होता है कि पहली बार जब जो है ये तराइन का युद्ध होता है, ठीक, इसमें किसके किसके बीच? तो पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद भारत ने मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी और गौरी आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ये जो गौरी है, ठीक है, तो क्या होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध होता है 1191। तो भारत का व्यक्ति होता है कि भाई जाओ छोड़ देते हैं, 1191 में बोला पृथ्वीराज चौहान, अरे गोरिया जो हम छोड़ दे तोरा, ठीक है, जीवन दान दे रहे हैं, जीवन दान 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने कहा चलो जीवन दान दे रहे हैं, तुम भाग जाओ। तो मोहम्मद गौरी भाग गया और दोबारा अटैक किया 1192 में, अगले साल रिटर्न आया और 1192 में इतना तैयारी करके आया था कि बेटा अचानक अटैक किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, ठीक है, और अचानक अटैक किया और क्या बताएं, धोखे से मार दिया पृथ्वीराज चौहान को, और मार के उसका सर आपको मालूम होगा पूरी घुमाया था, ठीक है, तो सर कलम कर दिया, काट दिया। तो ये मतलब देख रहे हैं ना कि एक बार जीवन दान दिया तो दूसरी बार वो खुद अटैक किया। तो 1191 और 1192 तराइन का युद्ध होता है, प्रथम और दूसरा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। नेक्स्ट, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की राजनीतिक विशेषताओं का विश्लेषण करें, ठीक है। तो 650 से 1206 तक का इतिहास इसमें बताना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। यूनिट 3, दिल्ली सल्तनत के विभिन्न चरण। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले ममलुक वंश जिसको गुलाम वंश बोलते हैं, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश का विस्तार से विवेचना करना है, ठीक है। 1206 से शुरू जो होता है, सबसे पहले ममलुक वंश के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा,
ठीक है। फिर खिलजी वंश के बारे में, नेक्स्ट तुगलक वंश के बारे में, ठीक है। उसके बाद सैयद वंश के बारे में, फिर लोधी वंश के बारे में, नेक्स्ट निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट कोई बात नहीं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पक्का यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएंगे ही। ओके, तुझ में है कुछ ऐसी अदासा, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए मैं था जगासा ना। चलिए तो देखिए दिल्ली सल्तनत के विभिन्न चरण, इन सब के बारे में जानना है और आपको जो है ना विस्तार से पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है। इसकी स्थापना कब होती है? 1226 में, 1206 में, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो अभी हमने बताया कि गुलाम था, ठीक है। गौरी देखिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। तो सल्तनत काल मतलब दिल्ली सल्तनत के काल ने भारत में इस्लाम शासन व्यवस्था की नींव रखी और प्रशासन, सेना, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए, ठीक है। आगे देखा जाए तो इससे क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत का इतिहास 5 प्रमुख शासकों में विभाजित है या 5 प्रमुख वंशज में विभाजित है। पहला वंशज कौन है? मामलुक, ठीक है, इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है खिलजी, तीसरा है तुगलक, चौथा है सैयद और पांचवा है लोधी। कितना वंश? 5 वंश, ठीक है। सबसे पहले कौन आता है? मामलुक वंश, जिसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो मामलुक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो मोहम्मद गौरी का दास था या गुलाम था, ठीक है। दास सेनापति था। यद्यपि ऐबक का शासनकाल छोटा रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल छोटा रहा, परंतु उसने सल्तनत काल की नींव मजबूत की। इल्तुतमिश इस वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। उसने तुर्की अमीर, ठीक है, टर्की जिसको बोलते हैं तुर्की, तो तुर्की देश के अमीरों की शक्ति को नियंत्रित किया और प्रशासन को संगठित किया और सल्तनत को वैधता प्रदान की। इल्तुतमिश ने चालीसा नामक जितने भी अमीर तुर्क थे उनके समूह यानी कि ग्रुप बनाया और नियंत्रित कर केंद्रीय सत्ता को सुदृढ़ किया, मजबूत बनाया, ठीक है। 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया जो अमीर लोग थे तुर्क के, उनसे, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो निर्माण है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण काम शुरू किया लेकिन बीच में मर जाता है, इसको भी इल्तुतमिश पूरा करता है, ठीक है। कुतुब मीनार का काम दिल्ली में, कभी जाइएगा देखने। रजिया सुल्तान का शासक इस वंश की एक विशिष्ट घटना थी जिसने स्त्री शासक के रूप में इतिहास रचा। अब इल्तुतमिश की बेटी होती है रजिया सुल्तान, ठीक है, इसी वंश में, गुलाम वंश में। अब देखते हैं हम लोग खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन आता है या मामलुक वंश के बाद खिलजी वंश, 1290 से 1320। खिलजी वंश के शासन में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक विस्तार होता है और बहुत कट्टर व्यक्ति था अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, अलाउद्दीन खिलजी। उसने दक्षिण भारत तक सैन्य अभियान चलाए और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आपने एक मूवी देखा होगा पद्मावती, ठीक है, उसमें खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अलाउद्दीन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी बाजार नियंत्रण नीति थी। उसने बाजार को बहुत एक तरह से क्या होता है मजबूत कर दिया था कि आदमी करप्शन करने से भी डरता था, ठीक है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए गए थे। उसका उद्देश्य एक मजबूत और सस्ती सेना बनाए रखना था। वह बहुत कम वेतन देता था और बाजार में सब कुछ लगभग सस्ता चलता था, ठीक है, सब के दाम सस्ता था। उसने मंगोल आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका और सामंतों की शक्ति को भी सीमित किया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तीसरा होता है हमारा तुगलक वंश। तुगलक वंश, तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक अत्यंत विद्वान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, और महत्वाकांक्षी शासक था, मतलब बहुत सारी इच्छाएं रखता था, परंतु उसकी नीतियां अव्यावहारिक सिद्धांत मतलब कि नॉन फेवरेबल था, ठीक है, जनता के। तो उनकी नीतियां जो है अव्यावहारिक सिद्ध हुई। राजधानी परिवर्तन,
राजधानी को भी बदल दिया, तांबे की मुद्रा चलाया और कर वृद्धि जैसी नीतियों ने जनता से ये जो है ना मतलब उतना इंगेज नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि टैक्स बढ़ा देंगे तो सिंपल सी बात है जनता खुश नहीं रहेगी, तो कर बढ़ा दिया। इसके विपरीत फिरोज शाह तुगलक ने लोक कल्याण पर ध्यान दिया। फिरोज शाह तुगलक जो है इसी तुगलक वंश का शासक था। ठीक है, ये तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक, यह क्या करता है, लोक कल्याण के लिए काम करता है और तालाब बनवाता है। फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, तालाब बनवाते हैं किसानों के लिए। कल्याण पर ध्यान दिया, नहर बनाए, सरायों तथा मदरसा का निर्माण कराया। इस्लाम धर्म में स्कूल को मदरसा कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे तालीम दी जाती है, तालीम मतलब शिक्षा। तुगलक काल में सल्तनत का पतन आरंभ शुरू हो जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ यहीं से होता है, मतलब पतन। चौथा वंश आता है सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश कमजोर और अल्पकालिक था, मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए। देखिए 1414 से लेकर के आपका 51 तक ही रहता है। ठीक है, मतलब लगभग 30 साल भी नहीं टिक पाया है ये, मतलब 30 साल टिका है यार, 32-33 साल टिका है ना। तो सैयद वंश कमजोर और अल्पकालिक रहा। इसके शासन जो थे तैमूर के प्रतिनिधित्व के रूप में शासन करते थे। इस काल में केंद्रीय सत्ता अत्यंत दुर्बल हो गई और प्रांतीय शक्ति स्वतंत्र होने लगी। और इसी के बाद आता है लोधी वंश, और इसी में आते हैं थोड़ा सा शक्तिशाली शासक वाले। तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। और बलबन आपने नाम सुना होगा, जिसमें लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, बलबन किसने अपनाई, लौह और रक्त की नीति बलबन ने। तो लोधी बलबन जो है, लोधी और सिकंदर लोधी, ठीक है, बलबन लोधी और सिकंदर लोधी ने शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। ये जो है क्या नाम था यार, ग्यासुद्दीन बलबन, ठीक है, लोधी और सिकंदर लोधी ने शासन को मजबूत करने का प्रयास किया। सिकंदर लोधी एक सक्षम शासक था, परंतु इब्राहिम लोधी की निरंकुश नीतियों के कारण अफगान अमीर उससे असंतुष्ट हो गए। तो इब्राहिम लोधी मालूम है कौन था? इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था जो बाबर के साथ युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी के कारण यह परेशान हो चुका था। ठीक, सिकंदर लोधी अब जो है इसी कारण 1526 में बाबर द्वारा पराजय के साथ दिल्ली सल्तनत का खत्म हो जाता है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत के विभिन्न चरण ने भारतीय इतिहास के प्रशासनिक केंद्रीकरण, सैन्य संगठन और सांस्कृतिक समन्वय की नींव रखी, जो आगे चलकर मुगल शासन के विकास में सहायक सिद्ध हुई। ओके, चलिए अगला जाता है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक और सैन्य आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करें। चलिए घोड़े दागने की प्रथा वगैरह सब पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। मोहम्मद बिन तुगलक कौन कौन से काम किए, ठीक है, और किन किन कामों के कारण जो है उनकी बुराई भी होती है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ लीजिएगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। और एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, मैं भूल गया क्या नाम है इनका, यार वही जो चौसा का युद्ध लड़ा था। ठीक है, यार चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, हुमायूं और शेरशाह सूरी। हाँ, शेरशाह सूरी की लिख लीजिए क्वेश्चन इसको, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक सुधारों को बताइए। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों को बताइए, क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। अकबर के बारे में क्वेश्चन आएगा। चलिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य के उदय, प्रशासन एवं ऐतिहासिक महत्व की विवेचना कीजिए। विजयनगर साम्राज्य कैसे बनता है 1326 में, कौन कौन इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट बाबर और हुमायूं के शासनकाल में उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं संघर्ष का विस्तार से वर्णन करना है। बाबर और हुमायूं दो गो हो जाता है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने डाला है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों का विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इवेल्युएट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह सूरी, जिसने कर सुधारा था, जीटी रोड बनवाया था, ठीक है, और चौसा का युद्ध लड़ा था 1539 में, ये सबको बताना है। नेक्स्ट अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, राजपूत नीति तथा धार्मिक नीति का विस्तार से वर्णन करें। ठीक है, पक्का क्वेश्चन भिड़ेगा दोस्त, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों को बताइए कि मुगल साम्राज्य का अंत क्यों होगा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे देख लेते हैं, शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय किस तरह से होता है, ये बताइए। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवेचन कीजिए। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, शिवाजी के सैन्य नीति एवं गुरिल्ला युद्ध प्रणाली की विशेषता बताइए। गुरिल्ला युद्ध क्या होता था मालूम है? जंगल में छिप के रहो पेड़ के ऊपर, और अचानक से जब आ रहा है तो उसके हमला कर दो, ठीक है, धन संपत्ति सब लूट लो। शिवाजी के राज्य और प्रशासन का ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट कीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है ये पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिल जाएगा। जिनको पीडीएफ नहीं चाहिए क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और खुद से आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर कोई दोस्त आपका लिया है एक्सेस ऐप का तो उससे भी मांग सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं ज़बरदस्ती नहीं कि आप खरीदना ही है, नहीं, और खरीदना भी है तो खरीद सकते हैं। 60 रुपया है, कोई ज़्यादा बड़ा दाम नहीं। 60 रुपये खरीदेगा तो सब आपका सेमेस्टर 5 और 6 पूरा फ्री हो जाएगा, ठीक है। 7 करेंगे तो 7 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा, मतलब एक बार खरीद लेंगे तो 8 तक फ्री हो जाएगा। हालांकि 6 के बाद आप लोग जो है निकल जाइएगा, मैक्सिमम लोग, हमको जहाँ तक लगता है 90% कैंडिडेट छोड़ देते हैं 6 के बाद। और 6 के बाद अगर आप पढ़ाई छोड़ दीजिएगा तो क्या कंप्लीट ग्रेजुएशन कहलाएंगे? बिल्कुल कहलाएंगे, आप हर एक फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ओके दोस्तों, बाय, जोहार।